हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं यूपी टेट के लिए ईवीएस और हिंदी की, तो ये हमारी ईवीएस की क्लास है और फिफ्थ नंबर की टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र जिसे हम कहेंगे। तो जो पारितंत्र या पारिस्थितिकी है इसे क्या कहते हैं, नाम किसने दिया, किन शब्दों से लिया गया है? तो जो पारिस्थितिकी ये हिंदी का शब्द है और इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना हुआ है। दो शब्द कौन कौन से? तो ओइकोस और लोगोस। ओइकोस का अर्थ होता है घर और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। मतलब अगर इन दो शब्दों के आधार पर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो सजीवों या जीवों के निवास स्थान या घर का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। तो हमने क्या देखा, ये जो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, अगर जो इतना जितना भी हमने पढ़ा इसमें, अगर इसमें इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो इसमें ये है कि ये जो दिया गया है कि इकोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द, तो यही पूछ सकता है कि इकोलॉजी जो है ये किन भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर लोगोस का क्या अर्थ होता है और इकोस का क्या अर्थ होता है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में बन चुका है ये सारे क्वेश्चन। तो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो परिभाषा भी हमने देख ली। अब हम ये देखते हैं इससे जो इकोलॉजी है इससे संबंधित परिभाषा और जो व्यक्तित्व है, मतलब इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जो पारिस्थितिकी की परिभाषा तो हमने देख ली थी अभी, मतलब कि वो दो शब्दों के आधार पर था। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इसमें यह है कि सजीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है? अंतःक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। मान लीजिए कोई एक पौधा है, ठीक है, और वो जो पौधा है तो पौधा क्या करेगा उसमें? पौधा अपना भोजन किससे बनाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा। तो अब जब उसे फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या क्या उसको ज़रूरत है? तो देखिए, जो पौधा है उसका भौतिक वातावरण क्या क्या हो जाएगा? जैसे उसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है तो ये भी भौतिक वातावरण है, मतलब भौतिक है। उसी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये भी भौतिक है। जल चाहिए उसको तो ये भी भौतिक है। और क्या चाहिए उसको? क्लोरोफिल, तो ये क्या है उसके अंदर पाया जाता है, उसकी पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा कि पौधा जो होता है इस प्रक्रिया में अपना भोजन बनाता है। तो जो पौधा और जो उसके भौतिक वातावरण उसकी भी जो क्रिया हो रही है उसका जब अध्ययन करेंगे तो वही हमारा पारिस्थितिकी कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और जो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द है सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने 1866 ईस्वी में इस शब्द का क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की पारिस्थितिकी के जनक है, भारत में या भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। अब इन्हें क्यों किया गया? क्योंकि जो भारत में इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी का गहन अध्ययन किया था, इसीलिए इनको ये भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। अगर ये देखा जाए कि फादर ऑफ इकोलॉजी, मतलब कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत योगदान दिया इकोलॉजी के क्षेत्र में, तो वो थे पी ओडम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया या सबसे पहले शब्द प्रयोग किसने किया, तो अर्नेस्ट हेकल थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इकोलॉजी के पिता कौन है या फादर ऑफ इकोलॉजी, तो पी ओडम है। ये ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो पी ओडम। और ये शब्द वाला भी पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी की। तो जो पारिस्थितिकी है इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है इस कई इकोसिस्टम को मिलाकर बनती है एक पारिस्थितिकी बनती है। ठीक है, क्या है जो इकोसिस्टम है ये इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट है, मतलब क्रियात्मक इकाई है। और इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो एजी टॉन्सले ने दिया था। कब? 1935 ईस्वी में।
अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इकोलॉजी किसने दिया और इकोसिस्टम किसने दिया। तो देखिए, जो सिस्टम है, सिस्टम किसने दिया था? तो टांसलेट ने दिया। और लॉजिक किसने बताया? हेकल ने बताया। जो लॉजी मतलब कि लॉजिक बताने वाला था वो कैसा था? वो हकला रहा था, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम बता रहा था वो कैसा था? बहुत ही डांस था। ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया? इकोलॉजी शब्द दिया अर्नेस्ट हेकल ने। और इकोसिस्टम एजी टांसले ने दिया था, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो परितंत्र है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो जो इकोलॉजी है, अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जीवित रहने के लिए एक दूसरे से एक दूसरे से तथा अपने भौतिक वातावरण से परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक पौधा है जो क्या करता है? भोजन, भोजन उसे क्यों ज़रूरत है? भई वो जीवित रहने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता है। तो क्या कर रहा है? अपने उसका जो भौतिक वातावरण उसके साथ इंटरेक्शन करके अपना भोजन बना रहा है, मतलब कहीं न कहीं वो उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है? मतलब कि वो एक-दूसरे से क्या कर रहे हैं? अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो वही इकोसिस्टम जो ये क्या कह रहा है कि जितने भी जीव-जंतु और पेड़-पौधे ये सब क्या करते हैं? जीवित रहने के लिए एक-दूसरे से या जो उनका भौतिक वातावरण है उनके साथ परस्पर क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं या जुड़े रहते हैं, तो वही हमारा परितंत्र है। अब जो परितंत्र है इसके प्रकार की हम बात करते हैं तो परितंत्र के जो प्रकार हैं ये दो प्रकार परितंत्र को दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। तो अगर प्राकृतिक की हम बात करें तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो जलीय और स्थलीय। जलीय मीन्स जलीय में कौन कौन से आ जाएंगे? तो जलीय परितंत्र में आएंगे, जैसे हमारा महासागर हो गया, झील, नदियाँ, ये सब जलीय के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सब क्या है? महासागर, झील, नदी, ये सब प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। अब अगर प्राकृतिक निर्मित जो स्थलीय पारितंत्र है वो कौन कौन से? तो घास का मैदान हो गया, मरुस्थल। घास के मैदान का अलग पारितंत्र होगा और जो मरुस्थल है उसका अलग होगा, क्योंकि वहाँ का जो भौतिक वातावरण है, वहाँ की जो सारी चीज़ें वो क्या है? अलग है। और जो घास का मैदान है वहाँ की अलग है। जो वन है ये भी क्या है? अलग है, इसका अलग इकोसिस्टम बनेगा। और पर्वत पहाड़ है ये भी, इसका भी अलग इकोसिस्टम बनेगा। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे? तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जलीय परितंत्र का उदाहरण है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं, मतलब बनते हैं, बने हुए हैं। कृत्रिम कृत्रिम परितंत्र कौन कौन से हैं? तो इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? एक स्थलीय और एक जलीय। तो जलीय के अंतर्गत हम लोग एक्वेरियम, आप देखे होंगे बहुत सारी जगहों पर एक्वेरियम बनी होती है जिसमें मछलियों को पाला जाता है, आप मछली घर बोलते हैं उसको, उसे एक्वेरियम भी कहा जाता है। तो उसका एक अलग ही पाली तंत्र है। अब आप स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं तो स्विमिंग पूल का भी एक अलग पाली तंत्र है, ठीक है। अब हम स्थलीय की बात करें तो जैसे किसी खेत में आपने फसल की बुआई की तो उसका अलग पारितंत्र है। आपने पार्क बनाया उसका भी अलग है। अभ्यारण्य, बाग बगीचे, इन सब के क्या है? अलग अलग पारितंत्र हैं। तो ये हमारे जो पारितंत्र के प्रकार हैं दो हैं। कौन कौन से? एक है प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक को दो भागों में बांटा गया, जलीय, स्थलीय। जलीय के अंतर्गत महासागर, समुद्र, तालाब, नदी, ये सब आ गए जो कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। और जो कृत्रिम है, कृत्रिम को भी जलीय और स्थलीय में बांटा गया है। जलीय में जैसे कि नहर हो गया, नहर भी इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है। तो नहर हो गया, और नहर हो गया, स्विमिंग पूल, एक्वेरियम या मछली घर, ये सब क्या है? जलीय हैं जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं। और स्थलीय की हम बात करें तो फसल, फसल कौन उगाता है? तो ये फसल की बुआई कौन करता है? तो भाई किसान करता है ना। पार्क बनाते हैं हम ही लोग बनाते हैं, अभ्यारण्य, बाग बगीचे, ये सब क्या है? ये मानव द्वारा निर्मित है। पारितंत्र के घटक, तो पारितंत्र के दो घटक हैं। कौन कौन से? जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक कौन है? जिसमें लिविंग थिंग्स आते हैं, मतलब जिसमें जीवित जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं, वो हमारा जैविक घटक है। अजैविक घटक जिसमें निर्जीव चीजें जैसे सूर्य का प्रकाश, मिट्टी,
तापमान, जल, हवा, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि पारितंत्र को ऐसा आप कह सकते हैं, पारितंत्र को 2 घटकों में बाँटा गया है। कौन-कौन से? एक जीवित एक सजीव, एक निर्जीव, जिसे हम बायोटिक, अबायोटिक बोलते हैं। लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, जैविक अजैविक भी आ सकता है, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादातर यही आता है, जैविक और अजैविक, ठीक है। तो परतंत्र को कितने घटकों में बांटा गया है? 2, जैविक और अजैविक। जैविक जो घटक है, इसे क्या कहा, 3 भागों में बांट दिया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये सब क्या है? जैविक के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए देखते हैं। जो अजैविक घटक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। तो कार्बन जो अजैविक घटक हो, कार्बनिक कौन कौन से हैं? तो कार्बनिक में हो जाएंगे हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सब क्या है? कार्बनिक है। और अकार्बनिक जैसे जल, ऑक्सीजन, मृदा, खनिज, वायु, ये सब क्या है? अकार्बनिक अजैविक घटक है। भौतिक घटक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक होगा, यहाँ घटक नहीं होगा, कारक। तो तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब क्या है? भौतिक कारक है हमारे अजैविक घटक के, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। तो क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक के अंतर्गत ये आते नहीं आते हैं, या जैविक घटक के उदाहरण नहीं है। पहला मृदा, तो अभी हमने पढ़ा कि जो मृदा है, ये अकार्बनिक अजैविक घटक है। तो ये तो अकार्बनिक है, और यहाँ क्या कहा गया है? जैविक घटक नहीं है। दूसरा है हरे पेड़ पौधे, तो ये जैविक घटक, उपभोक्ता और अपघटक भी जैविक घटक के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, मृदा हमारा अजैविक घटक है, और यहाँ कहा गया है जैविक घटक के उदाहरण नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी सब मॉडल का पूछा जाता है, और क्वेश्चन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब हम जो जैविक घटक है, उसके अंतर्गत हम बात करते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि जो जैविक घटक है, उसके अंतर्गत जीवित जो जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जैविक घटक के अंतर्गत। तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्पादक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्पादक को प्रोड्यूसर कहा जाता है इंग्लिश में। तो जो उत्पादक होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहा जाता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या दूसरों पर अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। ये क्या करते हैं कि अब यहाँ पर कहा गया है कि जो उत्पादक है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। तो ये अपना भोजन बनाते कैसे, इसको जान लेते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या होती है, एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसके लिए क्या क्या किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, हम ये जान लेते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पर देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारा कोई पेड़ पौधा, ठीक है, ये रही सब, ठीक। और ये रहा वातावरण से इन्होंने CO2 लिया, और नीचे से इन्होंने जो जमीन है, इससे इन्होंने खनिज और क्या लिया, खनिज और जल लिया, ठीक। और हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। मतलब ये केवल दिन के समय होती है, रात में नहीं होती। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि पौधे श्वसन कब करते हैं। देखिए, प्रकाश जो पौधे हैं, ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन के समय करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन ये सांस मतलब हमेशा लेते हैं, रात में भी लेते हैं और दिन में भी लेते हैं। और इन्हें सांस लेने के लिए इन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जमीन से, मतलब पृथ्वी से या भूमि से, इन्होंने जल या खनिज को अवशोषित किया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और सूर्य के प्रकाश से इन्होंने क्या किया, और इनकी जो पत्तियां हैं, पौधों की जो पत्तियां हैं, इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका जो रिएक्शन एक बनता है, वो कौन सा है, आपको बताते हैं। यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, एक मिनट रुकिए।
तो ये रही ये रिएक्शन है। देखिए ये जो पौधा है ये वातावरण से 6 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 6 CO2 लेता है। 6 अणु होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 ही जल के होते हैं। सूर्य का प्रकाश होता है, और जो पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो होता है। तो जब इन सब के साथ ये रिएक्शन करता है तो क्या हमें प्राप्त होता है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 और ऑक्सीजन के 6 अणु यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है, ये रिएक्शन जो है किसका है, ये प्रकाश संश्लेषण का है। तो क्या होता है इसमें कि जो पौधे होते हैं ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। और जब ये अपना भोजन बनाते हैं तो जितनी इनको ज़रूरत होती है वो यूज करते हैं, और जो बच जाता है ये उससे क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं, जिसे हम लोग यूज करते हैं खाने के रूप में, भोजन के रूप में। तो ये रही जो इन्हें स्वपोषी क्यों कहा जाता है, ये अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अगर कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं। तो अब जो हमारे उत्पादक हैं वो कौन-कौन से, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो हरे पेड़ पौधे, शैवाल आदि ये क्या है, उत्पादक है। मतलब कि ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो केवल ये पौधे ही क्यों बनाते हैं, कि मैंने ये भी आपको बताया कि पौधे मतलब जो हरे पेड़ पौधे और शैवाल हैं ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके पास भले ही सूर्य का प्रकाश हो, CO2 हो, जल हो, सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर आपके पास क्लोरोफिल नहीं है जो कि केवल हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी अगर क्लोरोफिल नहीं है। लेकिन पौधों में ये पाई जाती है, तो इसलिए वो अपना क्या करते हैं, भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब हम उपभोक्ता की बात करते हैं, तो ये परपोषी होते हैं। परपोषी क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं न बनाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं उसको टिड्डे ने खाई, तो टिड्डे ने खा ली। अब टिड्डे को किसी छिपकली या मेंढक ने खा ली, छिपकली या मेंढक को क्या हुआ, सांप ने खा लिया, और सांप को खा लिया बाज ने। अब आप सोचेंगे ये आप क्या बता रहे हैं, तो ये क्या है, फूड चेन है। क्या है ये, खाद्य जाल है। तो इसमें भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये तो आप सभी को पता है कि ये उत्पादक हैं। जब पेड़ पौधे को टिड्डे ने खाया तो वो कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। जो शाकाहारी हो या पेड़ पौधों को खाए वो प्राथमिक में आ जाएगा। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा या जो प्राथमिक और उत्पादक दोनों को खा ले, वो हमारे और किसके अंतर्गत आएगा, वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाए वो कौन रहेगा, वो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। और जो तृतीय उपभोक्ता को खाए वो शीर्ष उच्च पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम शीर्ष उपभोक्ता या फोर्थ नंबर पर इसको रखेंगे। तो ये हमारे उपभोक्ता के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले क्या देखा, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है कि ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये अपना भोजन ये क्या करते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये भोजन अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, तो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अब शाकाहारी किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे हरी चीज़ें खाएं, मतलब मांस ना खाएं, केवल भोजन जो करें वो क्या हो, शाक हो या पेड़ पौधे अनाज ये सब हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे खरगोश हो गया, बकरी हो गई, चूहा, हिरन, मतलब ऐसा मान लीजिए कि जितने भी हरे हरे सॉरी हरे कह रहे हैं, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे आपके। ठीक है, अगर हम द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं इसके अंदर वे जीव आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक चैन दिखाया था कि जो घास थी वो उत्पादक है, उसको किसने खा लिया, टिड्डे ने खा लिया, और टिड्डे को किसने खाया, छिपकली या मेढक ने खा लिया। तो छिपकली या मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है, और जो टिड्डा है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता है, शाकाहारी होता है। अब जितने भी जीव जंतु आपके शाकाहारी होंगे वो प्राथमिक में आ जाएंगे। ठीक है,
अब हम देखते हैं द्वितीयक में। तो द्वितीयक में हमने ये देखा कि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं और ये मांसाहारी होते हैं। जैसे सांप, छिपकली, मेंढक, ये सब क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वहाँ पर आपको जो आंसर लगाना है वो लगाना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या फूड चेन आपको दी रहेगी उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा प्राथमिक के अंतर्गत है, कौन सा द्वितीयक है, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको आंसर लगाना है। अब हम तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो उच्च स्तर के मांसाहारी इसके अंतर्गत आते हैं। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो तृतीयक उपभोक्ता है ये क्या करता है, जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है इनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे मोर है तो मोर ने किसको खा लिया, सांप को खा लिया, शेर ने हिरण को खा लिया। तो ऐसे इसके अंतर्गत आएंगे उदाहरण। तो जो तृतीयक है इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो शेर, मोर, और उच्च के अंतर्गत तो भैया मानव ही आएगा, मानव सबको खा जाता है। ठीक, तो तृतीयक के अंतर्गत कौन आएंगे, मोर हो गया, शेर हो गया, सांप भी आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपके ऑप्शन और जो आपके क्वेश्चन में फूड चेन दी रहेगी उसके उस पर निर्भर करता है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, वैसे मैंने एक बार आपको चेन बना के दिखा दी है कि कैसे आपका पूछा जाता है। जैसे कि अब एक बार और बता देंगे। अपघटक क्या है, तो अपघटक जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये इन्हें मृत जीवी या मृत पोषी कहा जाता है और इन्हें वातावरण का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मृत मृत जीव जंतु पेड़ पौधे को सड़ा गलाकर क्या करते हैं, मिट्टी में इसको मिला देते हैं, जैविक पदार्थों में मिला देते हैं या वियोजित कर देते हैं। वियोजित शब्द भी आपके एग्जाम में आ सकता है, मिला देना ना देकर ऐसा आ जाए कि जो अपघटक होते हैं ये जो मृत जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं इनको वियोजित कर देते हैं, वियोजित कर मिट्टी में वियोजित कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं। ठीक है, अब इन्हें सफाई कर्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे अब मान लीजिए, जैसे कोई एक मान लीजिए कि कोई पौधा या पेड़ जो है वो क्या हुआ, अ, गिर गया है, मतलब कि जैसे कट टूट गया, आंधी तूफान आया तो टूट के गिर गया। ठीक है, तो अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा तो वैसे के वैसे पड़ा रह जाएगा। अगर इसी तरह हम देखें तो इतने ज़्यादा जीव जंतु या पेड़ पौधे अगर डिकम्पोज ना हो कोई चीज़, चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हों, तो पूरी पृथ्वी पर इंसानों से ज़्यादा वही सारे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आप जैसे कोई मान लीजिए कोई एक मछली है और वो मर गई है, बाहर कहीं ज़मीन पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आप जब जब वहाँ जाकर देखेंगे तो कुछ हड्डियाँ बची होंगी और जितने उसमें और सारी चीज़ें हैं जो तुरंत नष्ट होने वाली, सारी धीरे धीरे क्या होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। तो वही जो हमारे अपघटक हैं या वातावरण के सफाई कर्मी हैं वो क्या करते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, उनका यही कार्य होता है कि जैविक पदार्थों पर वो मिला दें। अब ये काम करता कौन है, तो इसके अंतर्गत या इसके जो उदाहरण है वो बैक्टीरिया, कवक, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, अपघटक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करके आप लिख लीजिएगा कि जो वायरस होते हैं ये अपघटक के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं ये वातावरण में निर्जीव रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं। लेकिन जब ये किसी बॉडी के संपर्क में आते हैं तो ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कोरोना वायरस देखे थे, कितना हाहाकार मचा दिया, तो वो भी एक ही वायरस था। जैसे कि आपके दरवाजे पर पड़ा है वही कोरोना वायरस, या मेरे दरवाजे पे पड़ा है, तो वो निर्जीव अवस्था में है। जब तक कि वो हमारे हमारे संपर्क में नहीं आया है तब तक क्या वो निर्जीव है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर वो गया किसी भी माध्यम से, ठीक है, तो एक्टिव हो जाएगा, सजीव हो जाएगा और फिर क्या करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करने लगेगा। फिर हम बीमार हो जाएँगे, फिर हमसे किसी और में जाएगा, किसी और में ऐसे-ऐसे फैल जाएगा। सबसे खतरनाक अगर देखा जाए कौन है, तो भैया तो वायरस ही है, ठीक है? तो आज की हमारी जो वीडियो है यहीं तक रहेगी और इससे इसके आगे का जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ ऐसा हो जो छूट गया हो, मैंने आपको नहीं बताया हो, या जो कुछ भी हो ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।